स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। परमाणु कक्षकों की ऊर्जाएं, एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब परमाणु कक्षकों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो परमाणु कक्षकों की ऊर्जा निर्भर करती है मुख्य क्वांटम संख्या पर, मुख्य रूप से हाइड्रोजन के लिए स्पेशली। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा एन, यह क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त किसके ऊपर निर्भर करेगी? एन के अतिरिक्त जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जा एल के मानों पर भी निर्भर करती है। एल के मानों पर भी निर्भर करती है। एल या क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कह सकते हो, इनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? n प्लस एल पर। और ये रूल आगे देखेंगे, n प्लस एल रूल, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब देखो, अपन एनर्जी लेवल्स की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये ले लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर। और इधर ले लेते हैं अपन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर में n की वैल्यू पर ही डिपेंड करेंगे, उसका कारण भी देखेंगे क्यों। तो अपन यहां ले लेते हैं 1s, यहां ले लेते हैं 2s, इसके बराबर ही ले लेते हैं 2p, फिर ले लेते हैं 3s, 3p और 3d। ये तो हुई हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या के मान समान है तो एनर्जी भी समान होगी। अब उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में केवल आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल। इसलिए केवल और केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर ही हाइड्रोजन के परमाणु कक्षकों की ऊर्जा निर्भर करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में केवल आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं हैं, कोई प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया यहाँ काम नहीं करती है। तो 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर होगी, 2s और 2p की बराबर होगी और 1s अलग हो ही जाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या बराबर तो एनर्जी भी बराबर। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा बराबर होती है उनको कहते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक, या इंग्लिश में इनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब हाइड्रोजन जब अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में मौजूद होगा, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, 1s में है, सबसे
कम एनर्जी होगी इसकी। इसको स्थायी अवस्था या तलस्थ अवस्था कहते हैं, यह सबसे स्थायी होगी। और इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट। जब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों यानी 2s, 2p, 3s, 3p, 3d इतने में, इनमें ऊपर वाले कक्षकों के अंदर मौजूद होगा तो ये कहलाते हैं हाइड्रोजन परमाणु के उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ये हाइड्रोजन के क्या हैं? उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। यानी जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये तलस्थ अवस्था से कहां चला जाएगा? उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यानी 1s तलस्थ अवस्था ऊर्जा स्तर है। एनर्जी इसकी सबसे कम होगी और 2s, 2p और उच्च ऊर्जा स्तर ये क्या होंगे? उत्तेजित ऊर्जा स्तर होंगे। इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ऊर्जा ग्रहण करके, एनर्जी गेन करके ये यहाँ से ऊपर वाले ऊर्जा स्तरों में चला जाएगा तो इनको कहेंगे उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और ये जब निम्नतम अपने स्थायी ऊर्जा इस अवस्था में मौजूद रहेगा वो इलेक्ट्रॉन 1s में, तो उसको कहेंगे तलस्थ अवस्था। अब देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम है उनके एनर्जी लेवल्स में n के साथ साथ l का भी रोल होता है। जैसे ये 1s दे दिया मैंने, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे कम है, फिर 2s दे दिया, फिर ये 3s आ गया, 4s आ गया। तो ये तो मुख्य क्वांटम संख्या के मान बढ़ रहे हैं। यानी पहली कक्षा जो नाभिक के सबसे पास होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि उस पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो अट्रैक्शन जब ज़्यादा लगेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेज बनेंगे, यानी आकर्षण बंध या आकर्षण बल निर्मित होंगे और उससे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी में कमी आएगी। तो ये 1s सबसे स्थायी होगा। 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में आता है 2p, फिर 3s आ गया, उसके बाद आता है 3p। इस तरीके से 3p के बाद में आ जाता है 3d, ये d वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी जो है वो किस पर निर्भर करेगी? वो मुख्य क्वांटम संख्या के अतिरिक्त द्विगंशी क्वांटम संख्या के मानों पर भी निर्भर करेगी। तो जिनके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या यानी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब उसको एक रूल के रूप में अलग से अपन आगे देखेंगे। तो ये तो बात हुई हाइड्रोजन परमाणु के लिए और बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए ऊर्जा स्तरों की। ये अलग होंगे क्योंकि यहाँ बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के ऊर्जा स्तर समान क्वांटम संख्या होते हुए भी उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर्षण के अतिरिक्त प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं भी होगी। हाइड्रोजन में क्या था? केवल आकर्षण था। जैसे ये नाभिक है, लिथियम ले लेते हैं अपन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण है, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिकर्षण भी तो है। तो प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं यहाँ कौन से लगेंगे? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं दोनों काम करती है, इसलिए इनके ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे। यानी मुख्य क्वांटम संख्या के अतिरिक्त द्विगंशी क्वांटम संख्या पर भी इन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जा निर्भर करेगी। यहाँ क्या था? केवल अट्रैक्शन फोर्स था नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो अट्रैक्शन है ही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? रिपल्सन भी है। इसलिए इनके ऊर्जा स्तर समान क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या होते हुए भी इनकी ऊर्जा अलग अलग होगी, और वो किस पर निर्भर करेगी? एल के मानों पर। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बारे में, ऊर्जा स्तरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल और केवल n के मानों पर निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहां केवल आकर्षण, क्योंकि नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य केवल आकर्षण क्रियाएं होती है। कौन सी? केवल और केवल आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं होती है। तो अपन उनकी एनर्जी को हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी दे सकते हैं 1s की सबसे कम, फिर 2s बराबर 2p, फिर 3s, 3p, 3d बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फिर 4s, 4p, 4d और 4f और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। n के बढ़ते मानों के साथ ऊर्जा का बढ़ता क्रम, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बात हुई हाइड्रोजन के लिए। मुख्य क्वांटम संख्या का मान यदि सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। और ये क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। यानी 2s और 2p की आकृति भिन्न भिन्न होती है, फिर भी इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होती है। क्योंकि प्रतिकर्षण नहीं है, केवल आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती है। यह तो बात हुई हाइड्रोजन परमाणु के 2s और 2p की आकृति अलग अलग है लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान सेम है, इसलिए भिन्न भिन्न आकृति होते हुए भी इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होती है। अब देखो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की बात करते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n के अलावा l के यानी मुख्य क्वांटम संख्या के अलावा द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मानों पर भी निर्भर करती है। और भिन्न ऊर्जाओं का कारण, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का कारण बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। भिन्न भिन्न ऊर्जाएं जो है समान क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, फिर भी एनर्जी अलग अलग है। उसका कारण क्या है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा जो है वो है बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी होता है। अब नाभिक पर धनावेश, नाभिक पर
धनावेश बढ़ने के साथ, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, यानी परमाणु संख्या बढ़ने के साथ, नाभिक पर धनावेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं बढ़ जाती है। अन्योन्य क्रियाएं बढ़ती है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत आवेश वाले हैं। नाभिक का धनावेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगी तो धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं भी बढ़ जाती। अब देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश एक चीज होती है, वो क्या होता है, तो नाभिक का कुल धनावेश, नाभिक का कुल धनावेश, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, तो नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी होता है, जो इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी होता है, जो इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाते हैं Z इफेक्टिव ऑन E, यानी Z तो है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ये क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश को दर्शा रहे हैं अपन Z। EFF है प्रभावी, और किस पर प्रभावी है वो, इलेक्ट्रॉन पर, इसको दर्शाते हैं Z इफेक्टिव E से, प्रभावी नाभिकीय आवेश से। तो ये तो बात हुई प्रभावी नाभिकीय आवेश की। अब यहां देखो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, तो आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से बचा लेने का प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है, यानी एक आवरण का निर्माण परिरक्षण प्रभाव क्या है, ये जो आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन है, यानी ये तो सबसे बाह्यतम कोश का, यानी n बराबर इसके लिए 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये आंतरिक कोश है, सबसे बाहर ये है, और ये दो आंतरिक कोश है, n बराबर 1, n बराबर 2, ये तो हो गए आंतरिक कोश, इनर सेल्स, और n बराबर 3 हो गया बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट सेल। तो आंतरिक कोशों के ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के आकर्षण बल को क्या रोक कर लेते हैं, यहीं तक रोक लेते हैं, यहां तक नहीं पहुंचने देते, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते। इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, यानी आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से, नाभिक के आकर्षण बल से बचा लेने का प्रभाव ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण
बल से बचा लेने का प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, ये आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से बचा लेने का प्रभाव परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। अब आवरण प्रभाव जो है जितना ज्यादा होगा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से बाहर निकल सकेगा। और नाभिक पर धनावेश, नाभिक पर धनावेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी Z इफेक्टिव E बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव में कमी आती है। यानी जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा नाभिक पर तो आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बचा लेने का प्रभाव कम होता चला जाता है। या यूं कह सकते हैं अपन कि धनावेश नाभिक पर धनावेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव में कमी आती है या इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे धनावेश में वृद्धि होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता चला। अब यह आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं, आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं जो परस्पर होने वाली है। आकर्षण तो होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रतिकर्षण होगा किसके मध्य, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के मध्य। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं कोशों के आकार और कक्षक की आकृति पर निर्भर करती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं किस पर निर्भर करेगी, कोश का आकार और कक्षक की आकृति कैसी है। आकार छोटा होगा तो आपको पता है प्रतिकर्षण ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में, क्योंकि कम जगह के अंदर प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं। और नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में यदि दूरी कम है, आकार छोटा है तो आकर्षण वहां ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों के मध्य वहां अधिक होगा। तो यह कक्षक और कोश के आकार और आकृति पर निर्भर करेगा। अब S कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव जो है वो S कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव गोलाकार आकृति के कारण सर्वाधिक होता है। और फिर P का उससे कम, D का उससे कम और F का सबसे कम होता है। यानी परिरक्षण प्रभाव की अपन यदि बात करें तो S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का और फिर F का। चाहे एक ही कोश के सदस्य हैं,
यानी जैसे ये 4s 4p 4d 4f है, तो ये s का सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा, फिर p का उससे कम, d का उससे कम और f का सबसे कम होगा। परिरक्षण प्रभाव का बढ़ता क्रम। एक ही कोष के उपकोष, कोष एक ही है लेकिन इसके उपकोष SPDF है, तो S का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, फिर P का, फिर D का और सबसे कम होगा F का। अब S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर गोलाकार आकृति के कारण, S कक्षक कैसे होते हैं? गोलाकार आकृति के। तो इन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है S कक्षकों पर सर्वाधिक होता है, फिर P पर, फिर D पर और फिर F पर। यानी S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा, फिर P इलेक्ट्रॉनों पर, फिर D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, फिर F कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर। Z इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश किस पर वो काम करता है? E पर का ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर सबसे ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, फिर P पर उससे कम हो जाता है, D और फिर F, क्योंकि इनकी साइज जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। S गोलाकार आकृति के होते हैं, नाभिक के सर्वाधिक पास में रहते हैं, फिर P, फिर D और फिर F। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन पर Z इफेक्टिव कम होता चला जाता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता चला जाता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि L की वैल्यू बढ़ने के साथ Z इफेक्टिव घटता है। L का मान यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, L का मान बढ़ने के साथ Z इफेक्टिव ऑन E किस पर कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन पर। L का मान बढ़ने के साथ Z इफेक्टिव E घटता है, यानी S के लिए ये 0 होती है, P के लिए 1 2 और फिर F के लिए 3 होती है। तो L का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? घटता चला जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश S पर सबसे ज्यादा, P पर उससे कम, D पर उससे कम और F पर सबसे कम होता है। अब अपन यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ S कक्षक में सबसे मजबूती से बंधा हुआ होता है और F कक्षक में सबसे ढीला बंधा। S कक्षक में सबसे मजबूती से इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधा हुआ होता है और F कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के साथ सबसे ढीला बंधा हुआ होता है। यूं कह सकते हैं अपन, किसके मानों के आधार पर? L का मान बढ़ने के साथ Z इफेक्टिव घटता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो है नाभिक का सबसे ज्यादा होगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और यहां जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो सबसे कम होगा। अब अपन देखो ये कह सकते हैं कि समान उपकोष वाले कक्षकों की ऊर्जाएं परमाणु संख्या बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? Z इफेक्टिव। समान उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं परमाणु संख्या बढ़ने के साथ घटती है। उपकोष समान है लेकिन परमाणु संख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा क्या होती है? घटती है। जैसे हाइड्रोजन का 2s ले लेते हैं अपन, फिर लिथियम का 2s ले लेते हैं, फिर सोडियम का 2s ले लेते हैं और पोटेशियम का 2s कक्षक ले लेते हैं। इनमें क्या है? समान उपकोष है, यानी इसका भी 2s है, इसका भी 2s है, इसका भी 2s है और इसका भी 2s है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? E 2s किसका? हाइड्रोजन का।
फिर उससे कम एनर्जी होगी 2s ई एनर्जी 2s कक्षक की लिथियम की। फिर उससे कम एनर्जी होगी E2s सोडियम की। और सबसे कम एनर्जी होगी E2s पोटेशियम की। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 है, फिर हाइड्रोजन के बाद में लिथियम 3, फिर ये 11 और ये 19। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? Z इफेक्टिव। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और आकर्षण जब बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और आकर्षण जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में नए आकर्षण बलों का निर्माण होगा, और आकर्षण जहां बनेंगे वहां एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा आकर्षण होगा पोटेशियम में, क्योंकि इस पर परमाणु क्रमांक इसका सबसे ज्यादा है। इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि परमाणु संख्या पर, परमाणु क्रमांक पर Z इफेक्टिव निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव होगा इसका, सबसे कम होगा Z इफेक्टिव इसका। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल यहाँ सबसे ज्यादा होंगे तो ऊर्जा सबसे कम होगी, क्योंकि आकर्षण जितने ज्यादा होंगे, नए आकर्षण बलों का जितना ज्यादा निर्माण होगा, एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि रिलीज हो जाएगी आकर्षण बलों के बनने से। यानी बंधों के निर्माण में एनर्जी रिलीज होती है और बंधों को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। और यहाँ जो है आकर्षण बल Z इफेक्टिव कम होने के कारण आकर्षण कम होंगे, और आकर्षण कम होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो E2s की एनर्जी सबसे ज्यादा और E2s पोटेशियम की सबसे कम होगी। तो समान उपकोष वाले कक्षकों की ऊर्जाएं परमाणु संख्या यानी Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ घटती है। उपकोष तो समान है, 2s उपकोष है, इसमें 2s है, इसका भी 2s है और इसका भी 2s है। समान उपकोष ले लिया अपन ने s, और उसमें भी 2। लेकिन परमाणु संख्या बढ़ने के साथ एनर्जी क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। उसका कारण है नए आकर्षण बल ज्यादा बढ़ेंगे, अट्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे एनर्जी उतनी ही कम होंगी। तो यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है। यहाँ आवेश, नाभिक पर आवेश कम होगा तो Z इफेक्टिव भी कम होगा। Z इफेक्टिव कम होगा तो आकर्षण कम लगेंगे, और आकर्षण कम लगेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो यह है अपना समान उपकोष वाले कक्षकों की ऊर्जाएं Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ क्या होंगी? घटती है। ओवरऑल अपन एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, वो किस पर निर्भर करेगी? N+L पर। कक्षकों की ऊर्जाओं को अपन N+L के आधार पर देंगे। तो N+L का मान ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। N+L का मान कम, एनर्जी कम। लेकिन यदि दो का सेम है तो N की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो एनर्जी कम होगी, N की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये है अपना N+L रूल, वो आगे अपन देखने वाले हैं। तो यह परमाणु कक्षकों की ऊर्जा, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव पूरा कंप्लीट।